नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि अगर आपने तेज इंस्टीट्यूट के एक साहित्यिक के डायरी के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को सुना होगा, तो आपने जाना होगा वहाँ पे कि गजानन माधव मुक्ति बोध एक केशव नाम के पात्र गढ़ते हैं और उन्हें अपना मित्र बनाते हैं और उनके माध्यम से रचना प्रक्रिया पर बात करते जा रहे हैं। रचना प्रक्रिया पर बात करने से पूर्व आपने देखा होगा उसी के दौरान कि केशव का व्यक्तित्व जो है वो अस्थिर और प्रशांत है, अस्थिर दृढ़ व्यक्तित्व वाला चरित्र है उनका। उसके साथ आपने देखा होगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध सभ्यता के विकास की व्याख्या करते जा रहे हैं और उसके साथ ही वे मन को एक रहस्यमय लोक बताते हैं। और आप उसके साथ देखेंगे कि वे गांधीवादी भावुक कर्म की प्रवृत्ति को पर बात करते हैं और वे कहते हैं कि गांधीवाद की भावुक प्रवृत्ति ने सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति को दबा दिया था। अर्थात क्या कि गांधीवादी प्रवृत्ति ने प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं की अनादर की थी। फिर आप इसी में आपने देखा होगा कि मुक्तिबोध ने सौंदर्य के बारे में विचार किया है। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय पर बात की है। इसके साथ ही आप अगर प्रथम और द्वितीय भाग से गुजरे होंगे तो आप ये सब चीज पा रहे होंगे। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष पर बात किया है। आप उन वीडियो से सीखेंगे स्वपक्ष और वस्तु पक्ष क्या होता है, तदात्म और तदाकारिता क्या होती है। फिर आप देखे होंगे कि सौंदर्य की जो मीमांसा है, सौंदर्य की जो परिभाषा है वो आपने वहां पर पाया होगा। और एक लेखक सौंदर्य की मीमांसा किस दृष्टि से करता है और एक पाठक सौंदर्य की मीमांसा किस दृष्टि से करता है। आज की बातचीत में हम लोग यह लेक्चर तीसरा है एक साहित्यिक की डायरी पर, और हम कोशिश करेंगे कि यह जो लेख है तीसरा छंद, आज हम लोग तीसरा छंद पर पूरी तरह से कम बातें करें। उससे पूर्व गजानन माधव मुक्ति बोध की जो चिंतन प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया है, उनके पूर्व उनकी जो कुछ टिप्पणियां हैं उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो जैसा कि कल के बातचीत का जो अंतिम अंश था वह यह था कि मैं लेखक की हैसियत से सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूं, वरन इसलिए कि मैं वहां उनके बारे में नाक भौं सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। इसे उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत है। तो वरन इसलिए कि मैं वहां अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। तो कोई भी लेखक जो है, कोई भी लेखक सौंदर्य की मीमांसा अपने दृष्टि से करना चाहता है। और खास करके मुक्तिबोध इस बात से अवगत हैं कि अगर मुझे सौंदर्य की मीमांसा करने का वक्त मिलेगा तो मैं लेखक के दृष्टि से करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा जो है अनुभव जुड़ा हुआ है, मैं अनुभव से युक्त हूँ, अनुभव के चट्टान पर खड़ा हूँ। और स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का मूल्यांकन जब करता है, किसी भी चीजों को देखता है, तो उसमें अनुभव का बड़ा योगदान होता है। तो अनुभव जैसे एक बात मैं कहूँ आपको कि आज मैं आपको गजानन माधव मुक्ति बोध के लेख को पढ़ करके समझा रहा हूँ, और जिन्होंने गजानन माधव मुक्ति बोध के साथ काम किया
जिन्होंने गजानन माधव मुक्ति बोध को देखा, उनका अनुभव और हमारे अनुभव में अंतर होगा। तो ठीक उसी प्रकार से सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत सौंदर्य को देखने की जो दृष्टि है, सौंदर्य की व्याख्या की जो दृष्टि है, उसकी व्याख्या गजानन माधव मुक्ति बोध अपने अनुभव के आधार पर करना चाहता है और लेखक की हैसियत से करना चाहता है। फिर कहते हैं कि केशव ने भौहों को सिकोड़कर और फिर ढीला करते हुए जवाब दिया, बहुत ठीक, लेकिन जो लोग लेखक नहीं है वे भी तो अपने ही अनुभव के दृढ़ आधार पर खड़े रहेंगे और उसी बुनियाद पर बात करेंगे। इसलिए उनके बारे में नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत है। ये केशव कहते हैं कि सही है कि तुम लेखक हो तो लेखक के हैसियत से सौंदर्य की मीमांसा करोगे, लेकिन जो लेखक नहीं है वह क्या करेगा? तो वह तो अपने अनुभव के आधार पर सौंदर्य की मीमांसा करेगा, और जब सौंदर्य की मीमांसा करेगा तो उनके सौंदर्य की मीमांसा को आप देख करके नाक भौं नहीं सिकोड़ सकते हैं, और अगर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं तो वो गलत है। आप आदिवासी विमर्श को जानते हैं, स्त्रीवादी विमर्श को जानते हैं और दलित विमर्श को जानते हैं। दलित विमर्श में दलित का सौंदर्य शास्त्र कहता है कि दलित साहित्य का कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है, या दलित साहित्य में सौंदर्य है क्या? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसका जो अनुभव है, अगर कोई दलित है और साहित्य रच रहा है तो उनका जो अनुभव है उसी अनुभव से सौंदर्य निकलेगा, उनके परिवेश से ही सौंदर्य निर्मित होगी। अगर कोई चमार का बेटा है और उन्होंने चमड़े का काम किया है तो उस चर्म कर्म में ही सौंदर्य है। जैसा कि प्रेमचंद ने भी कहा था कि सौंदर्य की परिभाषा सिर्फ प्रकृति के महत्वपूर्ण दृश्यों को देखने में नहीं है, बल्कि खेत में काम कर रहे किसानों में भी सौंदर्य है, खेत के मेड़ पर भी सौंदर्य की दृष्टि है। तो सौंदर्य की परिभाषा को विस्तार देने का काम किया। तो इसीलिए ये खास करके दलित साहित्य पर ये आरोप लगता है कि दलित साहित्य के पास सौंदर्य दृष्टि नहीं है और दलित साहित्य का कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जिक्र किया कि हर व्यक्ति का अपना किसी भी चीजों को देखने की अपनी दृष्टि होती है, चाहे वो पाठक हो, दर्शक हो या नागरिक समाज हो, तो उनके द्वारा ही निर्मित सौंदर्य की दृष्टि होती है। जिस प्रकार से एक लेखक अगर किसी चीज को देखता है तो उसमें अलग तरह के सौंदर्य देखते हैं। अगर कोई एक अज्ञानी व्यक्ति उस दृश्य को देखता है तो उसमें अलग तरह के सौंदर्य देखते हैं। ठीक है, बहरहाल उसने कहना जारी रखा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस सिरे से बात शुरू करेंगे। यदि पाठक, श्रोता या दर्शक के सिरे से बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई नाटककार या कोई लेखक अपने नाट्य कृति को लेखक के दृष्टिकोण से न विचार करके दर्शक के दृष्टिकोण से विचार करता है तो उसकी बात अलग हो जाएगी। ठीक है, यदि लेखक के सिरे से सोचना करेंगे तो बात अलग प्रकार की होगी। दोनों सिरे से बात होगी सौंदर्य मीमांसा की, किंतु यात्रा की भिन्नता के कारण अलग अलग रास्तों का प्रभाव विचारों को भिन्न भिन्न बना देगा। देखिए, सवाल बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई लेखक की दृष्टि से सौंदर्य की मीमांसा करता है तो बात तो सौंदर्य की ही कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कोई पुरातत्ववेत्ता लाल किला को देखने आता है, इतिहास के विद्यार्थी अगर लाल किला को देखने आता है तो वो लाल किला के स्मारक की बात कर सकता है, लाल किला में के ऐतिहासिक तत्वों की तलाश कर सकता है, लाल किला के अंदर जो पत्थर बने हैं वो किस युग के पत्थर हैं उनकी बात कर सकता है। परंतु जब एक मूर्ख व्यक्ति या एक कोई
अलग का व्यक्ति, कोई मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति लाल किला को देखने आता है, वो भी देखेगा इन्हीं सब दृश्यों को, और वो वर्णन करेगा कि बड़ा बड़ा मतलब विशाल मतलब मतलब आप बाउंड्री से घिरा हुआ है, या आप कहिए कि किला के टाइप का बना हुआ है, लेकिन बात तो लाल किला की ही हो रही है। ठीक उसी प्रकार से एक दर्शक सौंदर्य की बात करे अथवा लेखक बात करे, लेकिन बात होगी लाल किला की ही। ठीक है, बहरहाल इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, और इसमें मैं बात करना चाहता हूं कि आगे व्यक्ति आगे मुक्तिबोध कहते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग होती हैं। विभिन्न साहित्य प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए। आज के दौर में जब कविता के नाम पर, रचना के नाम पर, साहित्य के नाम पर किसी भी तत्वों को साहित्य माना जा रहा है, किसी भी तरह की कविताओं को कविताएं कह दी जा रही है, ऐसे समय में गजानन माधव मुक्तिबोध के सृजन प्रक्रिया पर जो यह विचार है, तीसरा छंद या जो निबंध है, यह अपने आप में एक विचारोत्तेजक निबंध है और सोचने समझने के लिए मजबूर करता है। कुल मिलाकर इस सृजन प्रक्रिया के दौरान मुक्तिबोध कहते इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि कोई सृजन कैसे करता है और उसके कितने क्षण होते हैं, कितने क्षण में सृजन शब्दबद्ध रूप लेता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, हो सकता है कि मुक्तिबोध इस तरह से सोचते हैं, लेकिन और लोग अलग अलग तरीके से सोचते होंगे। लेकिन हम लोग आज तीसरा क्षण पर बात कर रहे हैं, तो हम मुक्तिबोध ने तीसरा क्षण में जो तीसरा क्षण को जो परिभाषित करने का प्रयास किया, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं चाहता हूं चलिए, सौंदर्य की बात हम लोगों ने काफी की, हम थोड़ा सा और आपको आगे ले जाना चाहते हैं और ले चलते हैं मूलतः तीसरा क्षण पर, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और समझाना भी है, तो इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग देर करते हैं तो वहां पर हम लोगों को देरी होगी, वहां पर लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध कहते हैं, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। यदि उनमें जरा सी भी भीतरी कमजोरी रही, तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? संवेदन क्षमता का मतलब समझते हैं? संवेदन क्षमता जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां जो है बाहरी प्रतिक्रिया करती है। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि अगर कला के 3 क्षण होते हैं और उसके अगर उनमें थोड़ी सी भी, उनके भीतर में थोड़ी भी कमजोरी आती है, तो वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की कृति पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो रचना रची जा रही है उस पर प्रभाव उसका दिखेगा। तो वो कैसे? मैंने जवाब दिया, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, ये कला का पहला क्षण है। जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण जो है, वह क्षण क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी दृश्य को देख रहे हैं, किसी सौंदर्य को देख रहे हैं, और आपके अंदर से एक तीव्र मतलब तीव्र विचार उत्पन्न होता है, या आपके अंदर
उत्कट जो है अनुभव होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उत्कट जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, अगर जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण होता है तो ये कला का पहला क्षण है। दूसरा क्षण है इस अनुभव को का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। जैसे मैं एक आपको दृश्य दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना घटती है और वह घटना जब घटती है तो आपके अंदर तीव्र अनुभव का क्षण, तीव्र उत्कट तीव्र अनुभव होता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि उस घटना के घटने के बाद वह घटना धीरे 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 क्या होता है कि ज्यादा दिन हो जाता है, उस घटना से आप अपने आप को अलग करने लगते हैं। उस घटना से आप उस घटना को अगर आप अपने आप को अलग करते हैं तो क्या होता है कि आपके स्मृति में या आपके जो अनुभव के क्षण है वो अनुभव के क्षण से वो घटना अलग नहीं हो रही है। समझ लो बात। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मैं सरोज स्मृति के माध्यम से इसे समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि निराला ने सरोज को मरते हुए देखा और उसे यह अनुभव हुआ कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और जब यह अनुभव हुआ कि यह जीवन की सबसे बड़ी घटना है तो वह तो तुरंत का अनुभव है, क्योंकि सरोज की मृत्यु हुई, निराला को इसका गहन अनुभव हुआ, उत्कट तीव्र अनुभव का क्षण हुआ, अनुभव का क्षण रहा। फिर क्या हुआ कि उनके अंदर जो दुख पैदा हुआ, कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, एक फैंटेसी का रूप धारण कर ले मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी। और उस घटना से जो गजानन माधव मुक्तिबोध को दुख हुआ, एक मिनट,